हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पार्लियामेंट पे। पिछले लेक्चर में हमने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और पार्लियामेंट्स में जो टॉपिक हमने इंक्लूड किए थे डिस्कशन के लिए वो थे इंट्रोडक्शन एंड नीड, परिचय और आवश्यकता क्या है हमें पार्लियामेंट की, फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट के, क्या कार्य करता है पार्लियामेंट। हमने लोकसभा के बारे में देखा था, लोकसभा से हम क्या समझते हैं। राज्यसभा के बारे में हमने देखा था, राज्यसभा से हम क्या समझते हैं। एलिजिबिलिटी और डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, यानी पात्रता और अयोग्यता क्या होती है पार्लियामेंट के लिए। फिर हमने वैकेटिंग एंड ड्यूरेशन देखना था, अवकाश और अवधि। फिर सैलरीज एंड ड्यूरेशन, वेतन और अवधि। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, लीडर्स एंड वोटिंग, नेता और मतदान, और डिवाइसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई के उपकरण। तो ये वो टॉपिक्स थे जो हमने कह सकते हैं आप कि शेड्यूल किए थे डिस्कशन के लिए। अगर हम बात करें कि पिछले लेक्चर में हमने कौन से टॉपिक्स खत्म कर लिए थे, इंट्रोडक्शन एंड नीड हमारा कंप्लीट हो गया था, फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए थे, लोकसभा के बारे में हमने देख लिया था, राज्यसभा भी हमने कंप्लीट कर लिया था, एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन पे हम बात कर चुके थे, वैकेटिंग एंड ड्यूरेशन तक हमने खत्म कर लिया था। तो ये वो टॉपिक्स है जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर करे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर में इनको ना सिर्फ देखा होगा बल्कि आपने इनको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हमारे पास हैं जो हमें अब कवर करने हैं वो हैं आपकी सैलरीज एंड ड्यूरेशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, लीडर्स एंड वोटिंग, एंड डिवाइसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो ये 4 टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करने हैं। तो आइए इनकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ देता हूं। The images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and the owners of these images. If you are the owner any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण हमारे साइड डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो अब जो हम शुरुआत करेंगे वो हम सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में देखेंगे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती है, ठीक है। तो जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उन सभी को जो सैलरीज और कई तरह के अलाउंसेस दिए जाते हैं, उन सभी को तय करने वाला कौन है? पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट खुद तय करता है कि उसके मेंबर्स को क्या सैलरी मिलनी चाहिए और क्या अलाउंसेस मिलने चाहिए। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी पेंशन के बारे में कुछ जिक्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कभी जिक्र नहीं करता है पेंशन के बारे में, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसने बाय लॉ और बाय लेजिस्लेशन, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, उसके थ्रू पेंशन प्रोविजंस रखे हैं अपने मेंबर्स के लिए। 1954 का वो साल था जब पार्लियामेंट ने सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट पारित किया, ठीक है। और इस एक्ट में 2018 में कुछ और चेंजेस किए गए, जैसे जो मंथली सैलरी थी मेंबर्स की वो 50,000 से इंप्रूव करके 1 लाख रुपए कर दी गई, और यहीं पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस था वो 45,000 से इंक्लूड करके 70,000 पर मंथ कर दिया गया।
तो इस चीज को याद रखिएगा, जो सैलरीज थी वो 50,000 से 1 लाख के करीब इंक्रीज कर दी गई और जो अलाउंसेस थे वो 45,000 से 70,000 के करीब इंक्रीज कर दिए गए। ठीक है। और जो ऑफिस एक्सपेंसेस थे, यानी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके जो भी रिस्पेक्टिव ऑफिस हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसके थ्रू वो लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, उनका जो भी खर्चा होता है उसका जो अलाउंस था वो 45,000 रुपए से इंक्रीज करके 60,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया। उससे पहले 2010 में जो डेली अलाउंस था, ठीक है, वो 1,000 रुपए था, लेकिन उसको फिर 2,000 रुपए कर दिया गया। यानी जो डेली काम होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, इधर उधर जाना, लोगों से बात करना, उसके लिए उन्हें जो अलाउंस दिया जाता था 1,000 रुपए का, वो अब बढ़ा के 2,000 रुपए कर दिया गया। एडिशनली अगर हम बात करें इसके सिवा, 1976 में जो मेंबर्स थे उनको जो पेंशन मिलती थी वो उनकी 5 ईयर टर्म पे थी। यानी उन्होंने किसी भी हाउस में अगर 5 साल काम किया है और उनका जो काम है वो किस तरीके से था उसके अकॉर्डिंग ही उनकी पेंशन डिसाइड होती थी। ठीक है। इसके साथ साथ, पेंशन के साथ साथ उनको बाकी और क्या फैसिलिटीज दी जाती थी? फ्री अकोमोडेशन, यानी रहने की जो जगह थी वो फ्री थी, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री थी, ट्रैवल फैसिलिटीज फ्री थी, टेलीफोन अलाउंसेस और व्हीकल एडवांसेस जैसी चीजें, ये सब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं एज एन बेनिफिट। वहीं पे जो सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं की ऑफिस होल्डर्स के, यानी जो मेन पार्टी है पार्लियामेंट को होल्ड करने वाली है, उसको चलाने वाली, जैसे आपके स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होते हैं जो आपके लोकसभा में मिलते हैं, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं जो आपके राज्यसभा में मिलते हैं। इनको जो सैलरीज एंड अलाउंसेस मिलते हैं उसको भी कौन डिटरमाइन करता है? उसको भी पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। और ये जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा किस फंड से होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। और जो भी खर्चा इस फंड पे चार्ज होता है उस पे कोई भी पार्लियामेंट वोटिंग नहीं होगी। हालांकि बजट में इस खर्चे को दर्शाया जाएगा, इस पे डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इस पे कोई भी वोटिंग नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। 1953 का वो साल था जब पार्लियामेंट ने सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स पार्लियामेंट एक्ट को पास किया, जिसमें जो ऑफिसर्स थे जैसे चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हो गए लोकसभा के, वो सब इंक्लूडेड थे। हाल ही में 2018 में इनकी जो सैलरी थी वो भी इंक्रीज कर दी गई और राज्यसभा के चेयरमैन को जो सैलरी मिलती थी यानी 1,25,000 उसको बढ़ा के सीधा 4 लाख रुपीज पर मंथ कर दिया गया। जो बाकी आपके ऑफिसर्स हैं जिनको सैलरीज मिलती है सेम रेट पे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अलॉन्ग विद डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए गए। यानी सैलरीज के अपार्ट जो भी बाकी फैसिलिटीज पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलती हैं वही सेम फैसिलिटीज जो ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के उनको भी दी जाती हैं। इसी के साथ साथ जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसको स्टैट्यूटरी अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है, उसके बराबर होता है। वहीं पे जो डेप्यूटी स्पीकर है लोकसभा के और डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको जो अलाउंस मिलते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं किसके? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के। ठीक है। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये एंश्योर करते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जितने भी ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के, उनको जो पैसा मिल रहा है वो एकदम एडुकेट मिल रहा है और साथ ही साथ उनको अपनी लेजिस्लेटिव ड्यूटीज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए वो भी उनको प्रॉपर दी जा रही हैं। इसके पश्चात अब हम बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, यानी पीठासीन अधिकारी की। ठीक है। कौन कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं? तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट में 4 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसके बाद द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। तो याद रखिएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द डेप्यूटी स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड द डेप्यूटी चेयरमैन। यदि हम बात करें पहले वाले की, जो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अगर हम बात करते हैं द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो पहले हमें देखना है कि उनका इलेक्शन और उनका टेन्योर क्या होता है। ठीक है। इलेक्शन एंड द टेन्योर। तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनको लोकसभा के मेंबर्स खुद चुनते हैं,
यानी जैसे ही लोकसभा का पहला सेशन होता है चुनाव के बाद, तो उनमें लोकसभा के मेंबर्स में से ही एक बंदे को स्पीकर ऑफ लोकसभा के तौर पे चुन लिया जाता है। लेकिन जो डेट होगी सिलेक्शन की, वो कौन डिसाइड करता है? वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि किस डेट को इलेक्शन होने हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के। अगर हम इसमें कुछ की एस्पेक्ट्स को देखें, तो पहला होता है हमारा इलेक्शन प्रोसेस। जो स्पीकर है, पहली बात, वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही चुना जाता है, ठीक है। हालांकि जो रूलिंग पार्टी थी या जो कोalition था, वो नॉमिनेट करता है किसी भी एक बंदे को, ठीक है, इलेक्शन के लिए, और उसके बाद देखा जाता है कि जिसको भी ज्यादातर वोट्स मिलेंगे वो ही आपका बन जाएगा क्या? द स्पीकर ऑफ लोकसभा। वहीं पे जो टेन्योर होता है स्पीकर का, वो तब तक है जब तक लोकसभा डिसॉल्व ना हो जाए। तो लोकसभा हम जानते हैं 2 केस में डिसॉल्व होती है। पहली केस क्या होता है? जब उसका टेन्योर पूरा हो जाए, यानी लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 साल का है, जैसे ही 5 साल पूरे होंगे लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा केस क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट खुद समय से पहले लोकसभा को डिसॉल्व कर दे। तो जब तक लोकसभा है तब तक ही स्पीकर जो है वो अपनी पोजीशन पे बने रह सकते हैं, लेकिन जो स्पीकर है उसको और भी कई कंडीशंस पे हटाया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग। जैसे पहला, अगर वो लोकसभा के मेंबर ही ना रहे, यानी किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से या किसी भी पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वजह से अगर उनकी जो मेंबरशिप है लोकसभा की वो छिन जाए, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो पोजीशन है स्पीकर की वो भी रिवोक हो जाएगी। दूसरा, वो खुद रिटर्न रिजाइग्नेशन दे दें अपनी पोस्ट से। किसको? डेप्यूटी स्पीकर को, ठीक है। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर को रिमूव भी किया जा सकता है लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा, लेकिन इसका रिसोल्यूशन पास होने से पहले लगभग 14 डेज पहले एक नोटिस पीरियड दिया जाना चाहिए स्पीकर ऑफ लोकसभा को। यह नेसेसरी है। इस प्रोसेस के दौरान, मतलब 14 डेज के नोटिस देने के बाद जब तक रिसोल्यूशन प्रेजेंट नहीं होता लोकसभा में पास होने के लिए, तब तक जो स्पीकर है वो हाउस के ऊपर प्रिसाइड नहीं कर सकते, यानी अध्यक्षता नहीं जिता सकते, लेकिन जो डिसीजंस हैं या जो डिस्कशंस हैं हाउस के, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोट दे सकते हैं अगर केस ऑफ टाई हो जाए। जैसे मान लीजिए एक प्रोविजन है ए, उसके फेवर में भी 100 लोग हैं, उसके अगेंस्ट में भी 100 लोग हैं, तो यहां पे क्या हुआ? मेजोरिटी डिसाइड ही नहीं हो सकती, दोनों ही इक्वल हो गए। तो ऐसे में जो स्पीकर है उनके पास कास्टिंग वोट होता है कि वो चाहें तो अपना वोट अगेंस्ट में दे सकते हैं, फेवर में दे सकते हैं। तो जो कास्टिंग वोट पावर है वो तब भी नहीं छिनती जब इनके ऊपर रिसोल्यूशन चल रहा होता है। वहीं यदि हम बात करें रोल्स, पावर्स एंड फंक्शंस की, कि क्या इनके रोल हैं, पावर्स एंड फंक्शंस हैं। देखिए, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनके कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स, पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो स्पीकर है वो प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के सेशंस के ऊपर और साथ के साथ एंश्योर करते हैं कि जो हाउस बिजनेस है और जो डेकोरम है हाउस का वो बना रहे पूरी सेशन के दौरान, ठीक है। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स। जो स्पीकर है वो इंटरप्रेट करता है या समझता है कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट्री लॉज को और बाकी प्रेसिडेंट्स को, और इसके अकॉर्डिंग ही वो बाकी मेंबर्स को गाइड करते हैं ताकि जो हाउस के प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू रह सकें। इसके पश्चात आता है आपका एडजमेंट एंड सस्पेंशन। जो स्पीकर है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो हाउस को एडजॉर्न कर ले या फिर बैठक को कैंसिल कर दे, ठीक है। कब? जब भी आपका क्योरम प्रेजेंट ना हो। देखिए, पार्लियामेंट में कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के लिए मिनिमम क्योरम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एटलीस्ट जो भी हाउस की स्ट्रेंथ है उसकी 1/10 प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर 1/10 प्रेजेंट नहीं है तो फिर इनएडिक्वेट प्रेजेंस माना जाएगा और कोई भी प्रोसीडिंग कैरी ऑन नहीं होगी। वहीं पे फिर हम बात करते हैं कास्टिंग वोट की। अगर मान लीजिए किसी भी प्रोविजन पे वोटिंग के दौरान टाई सिचुएशन आ गई, यानी फेवर में भी सेम लोग हैं, अगेंस्ट में भी सेम ही नंबर है, तो ऐसे में क्या होता है, स्पीकर के पास वोटिंग पावर होती है कि वो इस टाई को ब्रेक करे।
अगर उन्होंने अपना वोट फेवर में दे दिया, जैसे मान लीजिए 100 लोग फेवर में थे, 100 अगेंस्ट में थे, तो अगर वोट फेवर में चले गया तो वहां 101 वोट हो गए, मेजोरिटी हो गई। अगर वोट अगेंस्ट में चले गया तो अगेंस्ट में 101 हो गए, मेजोरिटी हो गई। तो वो पावर किसके पास होती है? वो स्पीकर के पास होती है। वहीं हम बात करें मनी बिल्स की, जो स्पीकर है वो डिसाइड करेगा कि जो बिल है जो कि गवर्नमेंट ने पेश किया है वो मनी बिल है या नहीं, और जो डिसीजन होगा स्पीकर का वही फाइनल होगा। अगर स्पीकर ने कह दिया जी हाँ ये मनी बिल है तो वो मनी बिल काउंट किया जाएगा। अगर स्पीकर ने कह दिया कि मनी बिल नहीं है तो वो मनी बिल काउंट नहीं होगा। वहीं पे फिर हम बात करते हैं डिफेक्शन इशू, दल बदलू। ठीक है, तो 10 शेड्यूल के अंदर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें जो स्पीकर होते हैं उनका फैसला फाइनल होता है। अगर उन्होंने डिसक्वालिफिकेशन पिटीशन पे किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिफेक्ट घोषित कर दिया, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकता, उसको रिजाइन देना पड़ेगा। हालांकि जो डिसीजन होगा स्पीकर का वो अब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, यानी जो कोर्ट है 1992 के बाद अब तक उस पे चीजें कर सकता है। यानी आप कह सकते हैं कुल मिला के कोर्ट जो है वो क्वेश्चनिंग कर सकता है स्पीकर के डिसीजन पे कि किस बेसिस पे स्पीकर ने डिक्लेयर करा कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अब डिस्क्वालिफाइड है। वहीं पे जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं उनके जो भी चेयरपर्सन होंगे उसको कौन अपॉइंट करेगा? स्पीकर अपॉइंट करेगा। साथ के साथ वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, इसको भी कौन देखेगा? स्पीकर देखेगा। फिर हम बात करें अगर इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी की, कि किस तरीके से जो आपका स्पीकर है वो इंडिपेंडेंट होता है और किस तरीके से वो इम्पार्शियल है, यानी वो किसी की भी साइड नहीं लेता है। तो देखिए इस इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को लागू करने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं। जैसे पहला होता है आपका रिमूवल, जो स्पीकर है उसको रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा की, ताकि ये निश्चित किया जा सके कि आर्बिट्री रिमूवल यानी मनमाने तरीके से स्पीकर को ना हटाया जा सके, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में नहीं था। दूसरी बात, सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो सैलरीज एंड अलाउंसेस है उसको पार्लियामेंट फिक्स करता है और वो चार्ज होता है किस पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ठीक है, जिससे कि जो उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो कह सकते हैं आप एंश्योर की जा सके। वहीं पे हम बात करते हैं कंडक्ट एंड ज्यूरिसडिक्शन की। जो स्पीकर का कंडक्ट है उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता जब तक कि जो हाउस है वो एक मोशन पास ना कर दे। ठीक है, जो डिसीजन है वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आते हैं किसी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के, यानी वो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं स्पीकर पे और उसकी इंटरप्रिटेशन पे। वहीं पे हम बात करें कास्टिंग वोट एंड प्रेसिडेंस की, जो स्पीकर है वो सिर्फ तभी वोट करेगा जब भी टाई सिचुएशन होगी, यानी वो बाकी सिचुएशंस में न्यूट्रल रहेगा, ना फेवर में ना अगेंस्ट में। लेकिन अगर कंडीशन टाई हो गई है तो उसी केस में वो वोट करेगा। तो जैसे बाकी दुनिया के पार्लियामेंट सिस्टम्स हैं, जैसे ब्रिटेन का हो गया जहां पे जो स्पीकर है वो ट्रेडिशनली रिजाइन कर देता है पार्टी की मेंबरशिप से इलेक्शन के बाद। यानी मान लीजिए कोई भी बंदा XYZ पार्टी से इलेक्ट हो गया एज अ स्पीकर, तो जैसे ही वो इलेक्ट होगा वो XYZ से रिजाइन कर देगा। लेकिन इंडिया में ये प्रोविजन नहीं है। यानी मान लीजिए स्पीकर किसी भी पार्टी का हो, वो किसी भी पार्टी से चुन के पार्लियामेंट में आया हो, अगर वो स्पीकर के लिए इलेक्ट हो गया उसके पश्चात भी वो रिजाइन नहीं देगा, ऐसी कोई भी प्रोविजन इंडिया में एक्सिस्ट नहीं करती है। तो ये एंश्योर करता है कि जो स्पीकर है वो इंडिपेंडेंट रह सके, इंपार्शियल रह सके, और जो डिग्निटी और अथॉरिटी है स्पीकर की पोस्ट की उसको लगातार बचा के रख सके। स्पीकर के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर आता है वो आता है हमारा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, यदि हम बात करें डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा की, तो देखिए जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसको भी लोकसभा के मेंबर्स अपने बीच में से ही चुनते हैं, लेकिन स्पीकर के इलेक्शन के बाद जो डेट है इलेक्शन की वो कौन सेट करता है? वो स्पीकर सेट करता है। स्पीकर की डेट कौन सेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर की डेट कौन सेट करता है? स्पीकर खुद सेट करता है। अगर हम बात करें इलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसको लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही चुना जाता है। स्पीकर की तरह ही
जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो अपोजिशन है वो किसी ना किसी को नॉमिनेट करता है इस पोस्ट के लिए, और जिसको भी मेजॉरिटी वोट मिलेगा, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उसमें से, वो ही आपका डेप्यूटी स्पीकर बन जाएगा। यदि हम बात करें टेन्योर की, जब तक लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी डेप्यूटी स्पीकर भी डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन पे रह सकता है, लेकिन उसको भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे रिमूव किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर उसकी जो मेंबरशिप है लोकसभा की वो ही चली जाए, अगर मेंबरशिप चली गई ऑटोमेटिकली जो डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन है वो भी रिवोक हो जाएगी। दूसरा, अगर वो खुद रिटर्न रिजाइनेशन दे दें स्पीकर ऑफ लोकसभा को तो उनकी जो सीट है वैकेंट हो जाएगी, या फिर जो लोकसभा है उसके जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो एक रिसोल्यूशन पास कर लें डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के लिए, तो उनको हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी सेम 14 डेज का एडवांस नोटिस पीरियड देना जरूरी है। इस प्रोसेस के दौरान जो डेप्यूटी स्पीकर है वो हाउस के ऊपर प्रिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन अगेन स्पीकर के जैसे ही डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर कोई भी टाई कंडीशन है वोटिंग के दौरान तो उसमें वोट भी कर सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें रोल एंड फंक्शंस की, तो जो डेप्यूटी स्पीकर का रोल है लोकसभा के वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहला, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो जो डेप्यूटी स्पीकर है वो असिस्ट करता है स्पीकर को ताकि लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स है वो नॉर्मल चल सके। अगर मान लीजिए किसी कारणवश जो स्पीकर है वो प्रेजेंट नहीं है, ऐसे में क्या होगा, जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अल्टीमेटली जो भी स्पीकर की पावर्स हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको टेक ओवर कर लेगा और हाउस के ऊपर भी प्रिसाइड करेगा जब तक कि जो स्पीकर है वो वापस ना आ जाए। वहीं पे हम बात करें चेयरिंग कमिटीज की, तो जो डेप्यूटी स्पीकर है उसके पास ये प्रिविलेज होता है अपने आप ही कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बन सकते हैं, साथ के साथ मेंबर बन सकते हैं। ये एंश्योर करता है कि जितनी भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होनी है लोकसभा की उसमें कहीं ना कहीं एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे डेप्यूटी स्पीकर का। वहीं पे कास्टिंग वोट हमने देखा ही था कि मान लीजिए यदि अगर किसी भी वजह से जो वोटिंग है वो टाई हो जाए, यानी दोनों तरफ बराबर वोट हो जाए, तो ऐसे में जो स्पीकर है जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अपना वोट दे सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एंश्योर करते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है पार्लियामेंट्री मैटर्स की उसमें इनका कहीं ना कहीं रोल रहे। वहीं पे यदि हम बात करें सैलरीज एंड अलाउंसेस की कि क्या सैलरीज एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं इनको, जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उनको जो सैलरी अलाउंसेस मिलते हैं वो पार्लियामेंट खुद डिटरमाइन करता है, और ये भी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, यानी इस पे भी कोई वोटिंग नहीं हो सकती, बस डिस्कशन हो सकता है। तो ये जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है ये इंश्योर करता है जो डेप्यूटी स्पीकर है वो इंडिपेंडेंस रहे अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के दौरान बिना किसी इन्फ्लुएंस के। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो भी खर्चा होना है या जो भी प्रोसीजर उनको रिमूव करने का वो काफी टिपिकल है, और केवल एक अकेला व्यक्ति ही उन्हें रिमूव नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो आर्बिट्री नेचर है रिमूवल का वो खत्म हो जाता है। यदि हम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, ऐतिहासिक संदर्भ में देखें, तो जो पोजीशन है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की लोकसभा में उसके हिस्टोरिकल रूट्स जो हैं वो डेटिंग बैक होती हैं इंडिया के लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में आया था। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो अंग्रेजों के समय में एक एक्ट आया था जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? चैलम्सफोर्ड एंड मॉन्टियागो रिफॉर्म्स। क्या नाम है इसका? चैलम्सफोर्ड एंड मॉन्टियागो रिफॉर्म्स 1919। इस एक्ट के दौरान सबसे पहली बार इंडिया में दो पोजीशन क्रिएट हुई, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की। लेकिन जिस टाइम पे ये पोजीशन क्रिएट हुई थी उस टाइम पे इनका नाम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं था, बल्कि प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट था। ठीक है, बाद में एक और एक्ट आया अंग्रेजों के टाइम पे जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसके दौरान
इनका नाम बदल के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कर दिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद जीवी मलवांकर और अनंतशयनम अयंगर, ये दोनों बनते हैं फर्स्ट स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। जीवी मलवांकर थे फर्स्ट स्पीकर और अनंतशयनम अयंगर थे आपके फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के। तो ये जो रोल है जो ये लोग निभाते हैं वो एंश्योर करता है लोकसभा की एफिशिएंट फंक्शनिंग, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को ढंग से कैरी आउट करना, सभी मेंबर्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन और जो डिसीजन मेकिंग है लेजिस्लेटिव मैटर्स की वो अच्छे से हो जाए। ये सब कौन इंश्योर करता है? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ही इंश्योर करते हैं। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में मदद करना, ताकि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इंडिया का वो पार्लियामेंट सिस्टम में अच्छे से बना रहे। अब हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। देखिए, पहली चीज ये होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कहां के? राज्यसभा के। इनकी जो पोजीशन है वो होती है एक्स ऑफिशियो। क्यों? क्योंकि ये सेम आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो कोई भी आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो ऑटोमेटिकली आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हो जाएगा। ठीक है, और जो भी एक्स ऑफिशियो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो ये डिस्चार्ज करते हैं राज्यसभा में। लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्सेंट होते हैं उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको एक्ट करना पड़ता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पीरियड के लिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा सकते एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ऐसे में कौन निभाएगा? डेप्यूटी चेयरपर्सन। वहीं अगर हम बात करें अब रिमूवल ऑन रोल की, तो चेयरमैन है उनको सिर्फ तभी रिमूव किया सकता है जब वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी वो ऑफिस से रिमूव हो जाए। ठीक है, जो फंक्शंस एंड पावर्स हैं चेयरमैन की वो बिल्कुल स्पीकर की तरह हैं लोकसभा के, लेकिन बस कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि मनी बिल्स, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, ठीक है, एंड जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, उनके पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी नहीं है डिसाइड करने के लिए कि मनी बिल जो है वो है या नहीं। यानी जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है सिर्फ वही डिसाइड कर सकते हैं किसी भी बिल को एज अ मनी बिल और नॉट, और जो उनका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो उस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर पे ही लाए करती है। फिर हम बात करें जॉइंट सेशंस की, तो जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो प्रिसाइड करते हैं पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन पे, लेकिन जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो प्रिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जॉइंट सेशन कब बुलाए जाते हैं? मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई चीज आई, ठीक है, और रूल क्या कहता है कि दोनों हाउसेस से वो पास होने चाहिए। एक हाउस ने पास कर दिया लेकिन दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, या फिर जब एक हाउस ने उसको पास करके दूसरे हाउस में भेजा तो दूसरे हाउस ने उसमें कुछ चेंजेस बता दिए जो कि पहले हाउस ने करने से मना कर दिया। तो जब भी इस तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, और जब भी हाउसेस की जॉइंट सिटिंग होती है तो उस जॉइंट सिटिंग को कौन चेयर करता है? उसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का स्पीकर ही चेयर कर सकता है, उसको राज्यसभा के चेयरमैन चेयर नहीं करते। ठीक है, अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो जो मेंबर्स हैं उसमें से किसी एक मेंबर को चुन के बिठा दिया जाएगा। ठीक है, वहीं हम बात करें वोटिंग एंड प्रेजेंस की, तो स्पीकर के जैसे ही जो चेयरमैन है राज्यसभा के उनके पास भी इनिशियल प्रोसीडिंग्स में वोटिंग पावर नहीं होती है, लेकिन अगर कोई भी टाई सिचुएशन है तो वो कास्टिंग वोट कर सकते हैं ताकि उस टाई सिचुएशन को तोड़ा जा सके। ठीक है, जो प्रोसीडिंग्स है वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल की यानी चेयरमैन की, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उस प्रोसीडिंग के दौरान जब तक प्रोसीडिंग चल रही है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हाउस के ऊपर, लेकिन वो डिसीजंस में पार्ट ले सकते हैं, डिस्कशंस में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग पावर उनके पास नहीं होती। वहीं हम बात करें सैलरीज एंड अलाउंसेस की, तो जो सैलरीज एंड अलाउंसेस मिलते हैं चेयरमैन को राज्यसभा के, उसको भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, और वो भी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। बाकी एक्सपेंसेस की तरह
ये जो एक्सपेंसेस हैं, जितने भी कंस्टिट्यूएंट फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं, ये कभी भी पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते, हालांकि सिर्फ डिस्कशन पे हो सकता है। तो ये इंश्योर करता है कि जो चेयरमैन है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा सके। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के रोल की। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जब वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी वैकेंसी खाली है या वो एब्सेंट है, तो ऐसे में जो सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं प्रेसिडेंट के, वो ही आपको वाइस प्रेसिडेंट को देने होते हैं। तब उनको राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे मिलने वाले अलाउंसेस नहीं मिलते। ठीक है, तो जो रोल है चेयरमैन का राज्यसभा का, वो काफी पिवोटल है एंश्योर करने के लिए कि जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का यानी राज्यसभा, वो अपने काम को ढंग से करे। एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो चेयरमैन है वो मेंटेन करता है हाउस के ऑर्डर को, फैसिलिटेट करता है डिस्कशन को, और इंश्योर करता है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं वो अच्छे से फॉलो हों, ताकि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम्स का, वो एज इट इज बना रहे। इसके पश्चात हम बात करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। पहला आता है हमारा इलेक्शन एंड टेन्योर। तो जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको भी राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से ही चुना जाता है। ठीक है, जब भी वहां पे पोजीशन खाली होगी डेप्यूटी चेयरमैन की, तो राज्यसभा के लोग आपस में से ही किसी ना किसी को चूज कर लेंगे एज एन डेप्यूटी चेयरमैन। और इस सिलेक्शन प्रोसेस को कौन चेक करता है? इसको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा खुद चेक करते हैं। वहीं पे हम बात करें कि किन केसेस में जो डेप्यूटी चेयरमैन है उनको उनके ऑफिस से निकाला जा सकता है, उनकी पोजीशन खाली हो सकती है। पहला, अगर उनकी जो मेंबरशिप है राज्यसभा की वो ही छिन जाए। दूसरा, वो खुद रेजिग्नेशन सौंप दें, किसको? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। या फिर उनको मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स रिसोल्यूशन पास करके हटा दें, लेकिन उसके लिए 14 डेज का एडवांस नोटिस देना जरूरी है। फिर हम बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं उनके कई इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, जैसे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे। तो जब भी आपके राज्यसभा के चेयरमैन अब्सेंट होंगे, तो ऐसे में डेप्यूटी चेयरमैन खुद प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग को। अगर जो ऑफिस है चेयरमैन का वो वैकेंट है और चेयरमैन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में जो चेयरमैन है वो अपनी राज्यसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा सकते, और तब डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्वायर करते हैं राज्यसभा की चेयरमैन की। वहीं पे फिर आता है हमारा फैसिलिटेटिंग सेशंस। सेशंस के दौरान जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो इंश्योर करते हैं ऑर्डरली कंडक्ट को, डिबेट्स को मैनेज करते हैं, और इंश्योर करते हैं कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है वो अच्छे से फॉलोड हो। फिर आता है हमारा कमिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज को चेयर कर सकते हैं, ताकि उनका जो रोल है पार्लियामेंट्री कमिटीज का वो अच्छे से फॉलो हो रहा है या नहीं, इस चीज को एंश्योर किया जा सके। फिर हम बात करते हैं आपका इंडिपेंडेंस एंड वोटिंग की। तो डेप्यूटी स्पीकर से अलग हटके, जैसे लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर होता है, जो कि स्पीकर का सब ऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन जो डेप्यूटी स्पीकर है वो राज्यसभा के चेयरमैन का सब ऑर्डिनेट है, और इसी वजह से क्या होता है कि वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। सिमिलर टू चेयरमैन, जो डेप्यूटी चेयरमैन है उनके पास भी इनिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई भी वोटिंग पावर नहीं होती है, यानी वो सिर्फ अपनी वोटिंग पावर कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब भी टाई सिचुएशन होगी, तभी वो अपनी वोटिंग पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जो प्रोसीडिंग्स होती है इनके रिमूवल की, अगर हम उसकी बात करें, डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के सेशंस पे प्रिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो राइट है डिस्कशंस में पार्ट लेने का, डिबेट्स में पार्ट लेने का एज अ मेंबर ऑफ हाउस, वो उनसे नहीं छीना जा सकता, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं पे यदि हम बात करें सैलरीज एंड अलाउंसेस की,
तो जो सैलरीज और अलाउंसेस मिलते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को, उसको पार्लियामेंट खुद डिटरमाइन करता है और वो भी आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही चार्ज होते हैं। और ये इंश्योर करते हैं कि जो फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं डेप्यूटी चेयरमैन की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने में, ताकि वो अपनी ड्यूटीज को कैरी आउट कर सकें विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो कहीं से कहीं तक भी हर्ट ना हो। ठीक है। तो जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, उनका क्रिटिकल रोल होता है फंक्शनिंग में अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, ताकि वो इंश्योर कर सके पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है वो स्मूथली प्रोसीड करे, पार्लियामेंट्री डेकोरम जो है वो बना रहे, और लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशन जो है इफेक्टिव गवर्नेंस के जो इंडिया में रिक्वायर्ड हैं वो अपनी जगह बनी रहे और ढंग से काम करते रहे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा लीडर्स इन पार्लियामेंट। ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा लीडर ऑफ द हाउस। ये पोजीशन किसकी होगी? तो जो लोकसभा और राज्यसभा है वहां पे जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वो आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर होता है या फिर कोई भी नॉमिनेटेड मिनिस्टर होता है जो कि लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स को गाइड करेगा। ठीक है। हालांकि जो डेप्यूटी लीडर है हाउस का उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है, और जो यूएस है उसमें इस पोजीशन को, लीडर ऑफ द हाउस को, मेजॉरिटी लीडर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा दोनों हाउसेस में, दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट में जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो कौन होगा? जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है जिसके पास एटलीस्ट 1/10 ऑफ सीट्स हैं, उनका जो भी लीडर होगा वो ऑटोमेटिकली लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया जाएगा। मेन रोल क्या होता है कि क्रिटिसाइज करे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और अल्टरनेटिव गवर्नमेंट्स प्लान्स को फॉर्मुलेट करे। इनको जो सैलरीज अलाउंसेस मिलते हैं वो लगभग कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट ही मिलते हैं। यूएस में लीडर ऑफ अपोजिशन को हम क्या कहते हैं? माइनॉरिटी लीडर। तो याद रखिएगा, द लीडर ऑफ हाउस यूएस में मेजॉरिटी लीडर, द लीडर ऑफ द अपोजिशन यूएस में उसको हम कहते हैं मिनॉरिटी लीडर। वहीं पे फिर हम बात करें शैडो कैबिनेट की, तो जो यूके है वहां पे ओपोजिशन फॉर्म करता है क्या? शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट जो होती है वो एक मिरर फॉर्म है रूलिंग कैबिनेट की, और जो भी मेंबर्स होते हैं ओपोजिशन के वो उन्हें शैडो कैबिनेट में रख के प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर मिनिस्ट्रियल रोल्स के लिए। ठीक है। अगर कभी भी लीडरशिप चेंज हो, यानी रूलिंग पार्टी जो है वो मेजॉरिटी खो दे और गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसे में जो दूसरी शैडो कैबिनेट है वो तुरंत अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के तौर पे सत्ता में आ सकती है, पावर में आ सकती है। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसको अक्सर अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखा जाता है, और वो होल्ड करता है मिनिस्ट्रियल स्टेटस और गवर्नमेंट रेन्यूमरेशन को। वहीं पे हम बात करें विप की, ऑफिस ऑफ विप। ठीक है, इसको प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। विप, तो जो पोजीशन होती है विप की, उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही पार्लियामेंट रूल्स में कहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के तौर पे हम इसको यूज कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी अपना कोई ना कोई विप अपॉइंट करती है, जो कि होता है आपका असिस्टेंट फ्लोर लीडर। यानी जो रोल है विप के वो है एंश्योर करना कि जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनकी अटेंडेंस प्रॉपर रहे, पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो इश्यूज पे प्रॉपर पार्टी को सपोर्ट करें, और साथ ही साथ जो पार्टी का डिसिप्लिन है पार्लियामेंट के अंदर उसको अच्छे से मेंटेन रखें। जो मेंबर्स हैं उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी उनके पार्टी का विप उनको डायरेक्शंस देगा वो उसको फॉलो करेंगे, और अगर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी नॉन कंप्लायंस जैसी स्थिति आती है, तो ऐसे में डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो हमारा है वो है हमारा डिवाइसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है। सेशंस, एडजमेंट, प्रोग्रेशन एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहला समनिंग एंड सेशन। जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो समन कर सकते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को
पीरियोडिकली, ताकि वो सेशंस के लिए मिले। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो किसी भी 2 सेशंस के बीच में पार्लियामेंट के 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट है वो साल में 3 बार मिलता है, 3 अलग अलग सेशंस में। जैसे पहला होता है आपका बजट सेशन। बजट सेशन की जो टाइमिंग है वो होती है आमतौर पे फरवरी से मई के बीच में, और जो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है वो इसी के दौरान डिस्कस किया जाता है, इसी के दौरान पास किया जाता है। फिर आता है हमारा मानसून सेशन। तो जो आपका मानसून सेशन है वो जुलाई टू सितंबर के बीच होता है, और इसके दौरान कई सारे बाकी लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, उनको कई बार लागू किया जाता है। फिर आता है हमारा विंटर सेशन। जो आपका विंटर सेशन है वो आमतौर पे नवंबर से दिसंबर के बीच किया जाता है, और ये कवर करता है जो पेंडिंग बिल्स हैं या अलग इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम्स थे जो कि मानसून सेशन और बजट सेशन के दौरान पूरे नहीं हो सके, उनको अब पूरा कर दिया जाए। ठीक है, तो जो भी सेशंस हैं उनकी शुरुआत होती है प्रेसिडेंट के एड्रेस के साथ में, जब प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हाईलाइट करते हैं, बताते हैं पार्लियामेंट के सामने, और जब प्रोरोगेशन हो जाए या डिसॉल्यूशन हो जाए लोकसभा का, तब तक ये चलता रहता है। वहीं अगर हम बात करें अब एडजर्नमेंट की, सेशन के दौरान जो पार्लियामेंट है वो लगभग 2 सेशंस में डिसाइड होता है। एक होता है मॉर्निंग सेशन जो कि सुबह के 11 बजे से शाम के 1 बजे तक होता है। फिर होता है पोस्ट लंच, जो कि शाम के 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में होता है। एडजर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो प्रोसीडिंग्स है उसको टेम्परली यानी कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान। ठीक है, और जिसकी जो रेंज है वो घंटों से लेके कई दिनों तक, यहां तक कि कई हफ्तों तक भी हो सकती है। तो लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज के दौरान जिस ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है लोगों को या मेंबर्स को, उसके लिए दिया जाता है। साथ ही साथ जो बाकी नेगोशिएशन है या अकोमोडेशन है पार्लियामेंट्री फंक्शंस का, उनको परफॉर्म करने के लिए भी एक टाइम मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं आपके एडजर्नमेंट सिन डाई के। तो इसका मतलब क्या होता है, जब पार्लियामेंट के सेशन को खत्म कर दिया जाए, पार्लियामेंट की सिटिंग को, विदाउट फिक्सिंग अ डेट फॉर रिकन्वेनिंग, यानी दूसरी कोई तारीख या कोई डेट डिसाइड नहीं की गई है कब दोबारा मिलना है, बस अभी की सिटिंग कैंसिल कर दी गई। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, चाहे वो स्पीकर हो लोकसभा के या चेयरमैन हो राज्यसभा के, उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो हाउस को साइन डाई एडजर्न कर सके। ठीक है, पर ये शेड्यूल टाइम से पहले होगा अगर सारा जो हाउस बिजनेस है वो खत्म हो चुका है या फिर कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोरोगेशन की। तो जब आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है हाउस का, वो हाउस को खत्म कर दे सिन डाई तौर पे, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल नोटिफिकेशन देते हैं प्रोग्राम के लिए, यानी अभी के लिए हाउस को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, इसकी नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट देते हैं। ठीक है, जो प्रोरोगेशन है वो करंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को खत्म करता है, और कोई भी अनफिनिश्ड बिजनेस था, यानी कोई भी टॉपिक था जो अभी डिस्कस करना था सेशन में लेकिन नहीं हो पाया, वो अब नए सेशन में डिस्कस नहीं किया जा सकता, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। वहीं हम बात करें डिसॉल्यूशन की, तो इसका मतलब क्या है, जब भी लोअर हाउस जो है पार्लियामेंट का वो डिसॉल्यूट हो जाए, जैसे लोकसभा, इसका मतलब क्या है, या तो 5 इयर्स पूरे हो गए या फिर प्रेसिडेंट ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। इस डिसॉल्यूशन की वजह से जितने भी लेजिस्लेटिव आपके बिजनेसेस थे जो पेंडिंग है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स को, अश्योरेंस को छोड़ के, ठीक है, उन सभी को नई लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है 6 महीने के भीतर भीतर। ठीक है, तो ये जो प्रोसीडियल एस्पेक्ट्स हैं, इनको समझ के हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उनको कंडक्ट किया जाता है, और किस तरीके से जो इफेक्टिव गवर्नेंस है, लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग है इंडिया की, उसको एंश्योर किया जाता है। हर प्रोसेस एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ आता है, मैनेज करने के लिए लेजिस्लेटिव एजेंडा को और पार्लियामेंट्री शेड्यूल को। वहीं पे फिर हम बात करें क्योरम एंड वोटिंग इन पार्लियामेंट की, तो जो क्योरम है वो मिनिमम नंबर्स है मेंबर्स के जिनकी रिक्वायरमेंट होती है हाउस में प्रेजेंट होने के लिए, ताकि जो हाउस का नॉर्मल कंडक्शन है या बिजनेस है वो शुरू किया जा सके।
ये डिसाइड करता है कि जब डिसीजंस लिए जाएं तब एडुकेट रिप्रेजेंटेशन हो और अच्छे से पार्टिसिपेशन हो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का। वहीं यदि हम बात करें लोकसभा की, जो क्योरम है वो 1/10 होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के, यहां तक कि प्रेसिडिंग ऑफिसर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। अभी करंट में स्ट्रेंथ 545 है, यानी लगभग 55 मेंबर्स जो हैं लोकसभा के वो प्रेजेंट होने चाहिए। वहीं पे हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी 1/10 होती है टोटल मेंबरशिप की, इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द चेयरमैन। अभी की जो पोजीशन है वो 245 मेंबर्स है, यानी एटलीस्ट 25 मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए। अगर शुरुआत में, सिटिंग की शुरुआत में या फिर प्रोसीडिंग्स के दौरान क्योरम जो है वो इतना नहीं है, तब क्या होगा कि जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं हाउस के, वो हाउस को एडजर्न कर देंगे, ठीक है। और जब तक बाकी मेंबर्स नहीं आ जाते, यानी इनफ क्योरम नहीं हो जाता, तब तक के लिए हाउस जो है वो स्थगित रहेगा, वो बंद रहेगा। वहीं यदि हम बात करें वोटिंग इन हाउस की, तो क्या होता है, जो पार्लियामेंट में डिसीजंस लिए जाते हैं वो आमतौर पे मेजॉरिटी ऑफ वोट के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं वोट कर रहे हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ टाई सिचुएशन में ही वोट कर सकता है। अब हम बात करें कि वोटिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो देखिए पहला होता है सिंपल मेजॉरिटी। जितने भी डिसीजंस पार्लियामेंट में लिए जाते हैं ज्यादातर को सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू किया जाता है, यानी अगर ज्यादातर लोग फेवर में हैं रिसोल्यूशन पास हो जाएगा, ज्यादातर लोग अगेंस्ट में है रिसोल्यूशन फेल हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी। कुछ क्रिटिकल मैटर्स को स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास किया जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गए, प्रेसिडेंट को हटाना हो गया, जजेस को हटाना हो गया, या बाकी कोई प्रोसीजरल मैटर्स हो गए, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ मेंबर्स को, यानी मोर देन 50%, और एटलीस्ट 2/3 स्ट्रेंथ सिटिंग एंड वोटिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा कास्टिंग वोट, हमें पता ही है, हम इसको डिस्कस कर ही चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। फिर आता है वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। जब भी यहां पे अनऑथराइज वोटिंग और पार्टिसिपेशन होगा और जो वैकेंसीज है मेंबर्स की या जो वैलिडिटी है वो चैलेंज होंगी प्रोसीजर ग्राउंड्स पे, तो ऐसे में पार्लियामेंट जो है वो प्रोसीडिंग्स को चेक करना शुरू कर देगा। प्रोसीजर इन लोकसभा की हम बात करें, देखिए क्या होता है, पहले क्वेश्चन पुट बाय स्पीकर। जब डिबेट हो जाती है उस टाइम पे जो स्पीकर है वो लोकसभा में एक क्वेश्चन प्रस्तुत करेगा। मेंबर जो हैं वो या तो आई कहेंगे, आई का मतलब है कि वो उस क्वेश्चन के फेवर में है, या फिर नो कहेंगे, इसका मतलब है वो अगेंस्ट में, ठीक है। अगर कोई भी चैलेंज नहीं होता है स्पीकर के डिसीजन को लेके, ठीक है, तो जो डिसीजन है वो इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा। वहीं पे हम बात करें डिवीजन की, अगर कोई भी मेंबर स्पीकर के डिवीजन को चैलेंज कर लेता है तब वोटिंग कंडक्टेड होती है। मेंबर जो है वो सेपरेट लॉबीज में जाते हैं, जैसे आईज और नोज, और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू वो लोग वोट करते हैं। फिर हम बात करें रिजल्ट डिक्लेरेशन की। वोटिंग के बाद काउंटिंग होती है, और अगर चीजें मेजॉरिटी में हैं तब स्पीकर अनाउंस करते हैं कि बिल पास हो गया। अगर चीजें मेजॉरिटी में नहीं है तो स्पीकर अनाउंस करेंगे कि बिल फेल हो गया। अगर डिवीजन अननेसेसरी लगता है या मेंबर्स एग्री हैं कि वो खड़े हो जाएंगे या फिर स्पीकर उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी काउंट हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ये इंश्योर करता है क्या, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को और डिसीजन मेकिंग को लोकसभा में, ताकि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है या फिर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है इंडियन पार्लियामेंट की वो एज इट इज चलती रहे। अब हम बात करेंगे बाकी डिवाइसेस की। सबसे पहला जो डिवाइस हमारे पास आता है वो आता है क्वेश्चनिंग आवर। पर्पस क्या है, जो पहला घंटा होगा किसी भी पार्लियामेंट्री सिटिंग की उसको रिजर्व करके रखा जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए मिनिस्टर से, और मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे या फिर आंसर देंगे उन क्वेश्चंस का, ठीक है। यानी जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्शंस पे कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और जिस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है वो खड़ा होकर उसका रिप्लाई देगा। हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, तो पहला होता है स्टेट क्वेश्चन, यानी जिसका आंसर बोल के भी दिया जा सकता है और इसमें काउंटर क्वेश्चन करे जा सकते हैं। अनस्टेट क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो क्वेश्चन जिनका आंसर सिर्फ लिखित में दिया जाता है, इसमें कोई भी काउंटर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। फिर आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन।
अर्जेंट क्वेरीज जिनको एकदम इमीडिएट ओरल रिस्पॉन्स चाहिए, यानी बहुत ही अर्जेंट पब्लिक मैटर है, उसमें अर्जेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं। क्वेश्चनिंग आवर के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा 0 आवर। पर्पस क्या है? ये एक इनफॉर्मल पीरियड है जहां पे मेंबर्स कई सारे अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स को उठा सकते हैं जिसके लिए उन्हें कोई भी प्रायर नोटिस नहीं देना है। ठीक है, यानी ये गैप होता है क्वेश्चनिंग आवर के बीच में और रेगुलर एजेंडा आइटम्स के बीच में। वहीं पे फिर हम बात करें मोशंस की। मोशंस क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है? पहली बात, ये आपके होते हैं फॉर्मल प्रपोजल्स जिनको मेंबर्स इनिशिएट करते हैं डिस्कशन और डिसीजन के लिए पार्लियामेंट में। टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है आपका सब्सटेंटिव मोशन। इंडिपेंडेंट प्रपोजल हो गए मैटर्स पे, जैसे इंपीचमेंट हो गया, मेजर पॉलिसी डिसीजंस हो गए, उसके ऊपर होगा। फिर होगा आपका सब्स्टिट्यूट मोशन, यानी अल्टरनेटिव प्रपोजल हो गया जो कि ओरिजिनल मोशंस को रिप्लेस कर रहा है डिबेट के लिए। फिर आता है आपका सब्सिडरी मोशन, यानी अमेंडमेंट्स और प्रोसीडर्स मोशंस जो कि अभी की डिबेट के साथ चल रहे हैं। फिर आता है हमारा क्लोजर मोशन। पर्पस क्या है? डिबेट को एंड करने के लिए और मैटर को वोटिंग के लिए आगे भेजने के लिए इस मोशन को पास किया जाता है। और कब होता है? जब डिबेट बहुत लंबी चली जा रही है और उसका कोई निष्कर्ष निकलता नहीं दिख रहा। फिर आता है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ क्लोजर में, पहला होता है सिंपल क्लोजर, यानी स्पेसिफिक मोशन के द्वारा इसको क्लोज कर दिया जाए। फिर होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, यानी जो बिल है उसके कुछ प्रोविजंस को वोटिंग के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, बल्कि कुछ प्रोविजंस को रख लिया जाएगा। फिर आता है कंगारू क्लोजर, यानी मान लीजिए ABCD, अगर डिस्कशन अभी A पॉइंट पे चल रहा है तो इमीडिएटली वो A से B पे शिफ्ट किया जा A से C पे शिफ्ट किया जा सकता है। उसी को हम कहते हैं क्या? कंगारू क्लोजर। फिर आता है हमारा गिलोटिन क्लोजर, ये उन लिस्टेड आइटम्स पे होता है जिसको सेशन में डिस्कस किया जाना था। फिर हम बात करें प्रिविलेज मोशन की। देखिए, तब होता है जब कभी भी कोई पार्लियामेंट्री मेंबर प्रिविलेज को ब्रीच कर दे या फिर पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट कर दे, चाहे वो मेंबर हो या मिनिस्टर हो। ठीक है, तो इसमें जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं? उसमें राइट्स होते हैं, इम्यूनिटीज होती है या पावर्स होती है जो कि पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स इंजॉय करते हैं ताकि इस इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर फंक्शनिंग को एंश्योर किया जा सके। प्रोसेस क्या है? जो मोशन है वो किसी भी मेंबर के द्वारा साइन होना चाहिए रेज करने से पहले, और इसको साइन करके स्पीकर और चेयरमैन को देना होगा। यदि स्पीकर या चेयरमैन एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर ये कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को दिया जाएगा एग्जामिन करने के लिए कि क्या जो कहा जा रहा है वो सही है या नहीं। जो कमिटी है वो इन्वेस्टिगेट करती है इश्यू को, और जो उनको फाइंडिंग्स मिलती हैं उसको रिकमेंडेशन के साथ हाउस के सामने रख देती है। उसके बाद जो हाउस है वो डिसाइड करता है, वो डिबेट करता है कि क्या एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये एप्रोप्रिएट एक्शन कुछ भी हो सकता है, सेंसर भी हो सकता है, रेप्रीमेंड भी हो सकता है और बाकी डिसिप्लिनरी मेजर्स भी हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन की। जो मोशन है ये मिनिस्टर्स की अटेंशन लाने के लिए किया जाता है किसी भी अर्जेंट पब्लिक मैटर्स के लिए, और इसके लिए इमीडिएट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है इसका? जो मेंबर है वो रिटन एप्लीकेशन सबमिट करेगा स्पीकर और चेयरमैन को, जो कि रिक्वेस्ट करेगा परमिशन को ताकि वो कॉलिंग अटेंशन मोशन को पास कर सके। अगर परमिशन मिल गई तो मेंबर जो है वो ब्रीफली आराम से रेज करेगा इशू को एक स्पेसिफाइड टाइम स्लॉट के दौरान, और जिस मिनिस्टर से पूछा गया है वो इसके अगेंस्ट में ब्रीफ रिस्पॉन्स देंगे और जो क्वेश्चंस और कंसर्न्स हैं जो उठाए गए हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई भी डिबेट और वोटिंग नहीं होती है इस पे, तो जो गवर्नमेंट का अटेंशन है वो प्रेसिंग इश्यूज पे हाईलाइट कर दिया जाएगा या मूव ऑन कर दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं एडजर्नमेंट मोशन की। हाउस को इंटरप्ट करने के लिए इसको किया जाता है जब भी कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का अर्जेंट मैटर आ जाए और हाउस किसी और चीज पे डिस्कस कर रहा है, तब एडजर्नमेंट मोशन को पास किया जा सकता है। प्रोसेस क्या है? लगभग 50 मेंबर जो हैं वो उसकी सपोर्ट में होनी चाहिए एडमिट करने के लिए। एक बार ये एडमिट हो गया तो हाउस की प्रोसीडिंग्स जो है वो डाइवर्ट कर दी जाएंगी अर्जेंट मैटर की तरफ। उसके बाद एक फुल फ्लैश डिबेट होगी इस पे, जो कि मेंबर्स को अलाउड करेगी
कि वो डिस्कस कर सके इस इशू को डिटेल में, और डिबेट के अंत में जो हाउस हैं वो एक डिसीजन ले सकते हैं और मैटर को रेफर कर सकते हैं फर्दर कंसिडरेशन के लिए। वहीं पे यदि हम बात करें अब नो कॉन्फिडेंस मोशन की, अविश्वास प्रस्ताव की, तो स्पेशली ये लोकसभा में पास होता है ताकि जो रूलिंग पार्टी है और जो गवर्नमेंट है उसकी मेजॉरिटी चेक की जा सके। अगर ये पास हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि जो करंट गवर्नमेंट है उनके पास अब मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट को रिजाइनेशन के लिए भी बोला जा सकता है। प्रोसेस क्या होता है इसका? मेंबर जो है वो सबमिट करता है नोटिस को स्पीकर के लिए, ठीक है, और बताता है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना चाहता है। एटलीस्ट 50 मेंबर जो हैं वो इसके सपोर्ट में होने चाहिए। अगर स्पीकर जो है वो डिस्कशन की डेट अनाउंस कर दे और वोटिंग की डेट अनाउंस कर दे, तो इस डिबेट के दौरान जो गवर्नमेंट है वो खुद को बचाएगी और जो ओपोजिशन है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को प्रूव करेगा। जो मेजॉरिटी वोट हैं अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा, लेकिन फेल हो गया तो गवर्नमेंट जो है वो एज इट इज बनी रह सकती है। फिर आता है हमारा कॉन्फिडेंस मोशन। इसको गवर्नमेंट एंश्योर करती है ये दिखाने के लिए कि उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है हाउस में। जब भी गवर्नमेंट अनस्टेबल होगी या फिर माना जाएगा गवर्नमेंट जो है वो कमजोर है और सरकार नहीं चला सकती। प्रोसेस की यदि हम बात करें, जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो मिनिस्टर है जो कि इस मोशन में फॉर्मली इग्नोर है, वो सबसे पहले कॉन्फिडेंस शो करेगा गवर्नमेंट में। मेंबर्स डिबेट करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज को, परफॉर्मेंस को। उसके बाद ये जो मेजॉरिटी मोशन है इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होगा। अगर पास हो गया तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी एंश्योर कर ली जाएगी, अगर फेल हो गया तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी एंश्योर नहीं की जाएगी। फिर आता है सेंसर मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के विपरीत जो सेंसर मोशन है इसको मूव किया जाता है क्रिटिसाइज करने के लिए और गवर्नमेंट के खिलाफ, उसके एक्शंस के खिलाफ और पॉलिसीज के खिलाफ डिसअप्रूवल दिखाने के लिए। प्रोसेस क्या है? ये मोशन हाईलाइट करता है स्पेसिफिक ग्रीवियंस को और फेलियर्स को गवर्नमेंट के। डिबेट होती है इसके बाद, जिसके बाद जो मेंबर्स हैं वो डिस्कस करते हैं और क्रिटिक करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और डिसीजन को। जो वोट है वो फॉर्मली सेंसर करता है गवर्नमेंट को, लेकिन लीगली गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकता रिजाइनेशन देने के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आता है हमारा मोशन ऑफ थैंक्स। तो जब भी प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज को और अपने एजेंडा को आउटलाइन करती है अपकमिंग सेशन के लिए, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? जो मेंबर्स हैं वो डिबेट करते हैं प्रेसिडेंट के एड्रेस को, डिस्कस करते हैं और चेक करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। जो मोशन है उसको अप्रूवल चाहिए होता है हाउस से, ताकि वो दिखा सके कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जिनको प्रेसिडेंट स्पीच में हाईलाइट किया गया, क्या उनके पास सही में सपोर्ट है, मेजॉरिटी है या नहीं। अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास हो गया किसी भी हाउस में, तो माना जाएगा गवर्नमेंट के पास उसमें मेजॉरिटी है और गवर्नमेंट का जो एजेंडा है या पॉलिसी है उस सेशन के लिए वो इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। फिर आता है हमारा नो डे येट नेम्ड मोशन। जब भी एक फिक्स डेट तय की जाती है डिस्कशन के लिए, ठीक है, हाउस के बिजनेस और एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन के तौर पे, तो उस डेट को फिक्स करने के लिए इसे पास किया जाता है। और डायलेटरी मोशन की अगर हम बात करें, तो जो डिबेट्स हैं बिल्स पे, मोशन पे, सॉल्यूशन पे, उनको कुछ समय डिस्कस करने के लिए या फिर कुछ समय डिले करने के लिए इस मोशन को पास किया जाता है और इसको स्पीकर की डिस्क्रिप्शन पे रखा जाता है कि चाहे तो स्पीकर इसको पास कर सकते हैं या नहीं। ये जो मोशन है ये इसका क्रूशियल रोल होता है इन मोशंस का पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को बढ़ाने में, डिबेट को फैसिलिटेट करने में, अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करने में, डिसीजन मेकिंग को एंश्योर करने में, नेशनल इंपॉर्टेंस और गवर्नेंस के तौर पे हर एक मोशन जो है वो सर्व करता है डिस्टिंक्ट पर्पस के साथ में, ताकि इफेक्टिव लेजिस्लेटिव ओवरसाइट और गवर्नेंस इन इंडिया को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। जो प्रोसीजरल डिवाइसेस हैं वो एंश्योर करते हैं कि पार्लियामेंट्री सेशंस जो हैं वो इफेक्टिवली कंडक्ट हो, कॉम्प्रहेंसिव डिबेट हो, डिसीजन मेकिंग हो और गवर्नमेंट के एक्शंस को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा अच्छे से बताया जा सके। ईच डिवाइस जो है वो स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करता है मेंटेन करने में डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग और अकाउंटेबिलिटी को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने पार्लियामेंट को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है।
मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर रही होंगी। अगर नहीं रही तो आप एक बार दोबारा से लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरे लेक्चर में आने से पहले कृपया करके इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। इस नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।